हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और उसे पढ़कर मतलब ऐसा लगा जैसे किसी ने एक बहुत ही गंभीर मजाक किया हो। हाँ, वो विरोधाभास बहुत ही चौंकाने वाला था। बिल्कुल। कोर्ट ने पहली बार अरावली की एक समान परिभाषा मानी, जो कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है जी। लेकिन फिर उन्होंने एक लाइन जोड़ दी कि पहाड़ियां वही मानी जाएंगी जो 100 मीटर से ज्यादा ऊंची हों। और बस इसी एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, ये सुनने में एक छोटा सा मतलब एक टेक्निकल डिटेल लगता है ना, पर इसका असर ये है कि दिल्ली एनसीआर की लगभग 90 से 95% अरावली पहाड़ियां रातों रात कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गई। तो सवाल बहुत सीधा है, 670 मिलियन साल पुरानी, मतलब हिमालय से भी पुरानी यह पर्वत श्रृंखला आखिर हमारी आंखों के सामने ऐसे गायब कैसी हो रही है? कौन है इसके पीछे? और देखिए, यही आज हमारी पड़ताल का मकसद है। हम इसे सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं मानेंगे। अच्छा। हम इसे एक तरह की जांच की तरह देखेंगे। हम इस प्राचीन प्रहरी के शानदार इतिहास को समझेंगे, इसके उस महत्व को जानेंगे जो शायद हमें पहली नजर में दिखता नहीं है। और फिर हम उन कारणों की तह तक जाएंगे जो इस खामोश विनाश के लिए जिम्मेदार है। ये कहानी सिर्फ पत्थर और पेड़ों की नहीं है। ये कहानी है लालच की, लापरवाही की और एक ऐसे सिस्टम की जो अपनी ही बुनियाद को खोखला कर रहा है। तो ये तो आज की बात हुई, पर इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें शायद थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब बहुत पीछे। बिल्कुल। ये अरावली है क्या आखिर, और ये हिमालय से भी पुरानी कैसे हो सकती है? ये बात ही सोचने में अजीब लगती है। हाँ, क्योंकि जब हम पहाड़ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फौरन हिमालय की बर्फीली नुकीली चोटियां आती हैं। सही बात है। लेकिन अरावली वैसी नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है। मतलब इसका जन्म तब हुआ था जब भारतीय उपमहाद्वीप आज की जगह पर था भी नहीं। अरे वाह। संस्कृत में अरावली का मतलब है चोटियों की रेखा, लाइन ऑफ पीक्स। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। ये दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात तक जाती है। 670 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एक दीवार की तरह। और इसके बनने की प्रक्रिया भी वो हिमालय से अलग थी। हाँ बिल्कुल। विज्ञान की भाषा में इसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं, पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला। ये तब बनी जब दो टेक्टोनिक प्लेटें टकराईं और जमीन की परतें जैसे कागज मुड़ जाता है वैसे मुड़कर ऊपर उठ गईं। अच्छा। अब इसकी तुलना हिमालय से कीजिए। हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है, वो अभी भी बन रहा है, ऊपर उठ रहा है। हाँ, हमने सुना। इसीलिए वो इतना ऊंचा है और भूगर्भीय रूप से मतलब जियोलॉजिकली बहुत एक्टिव है। जोशीमठ में हमने जो जमीन धंसने की घटना देखी वो इसी सक्रियता का एक नतीजा है। तो इसका मतलब अरावली अब शांत हो चुकी है, जियोलॉजिकली शांत। जी। तो फिर कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि अगर ये शांत है तो ये अब सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक ढेर है। मतलब विकास के लिए इसका इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है जब इससे भूकंप जैसा कोई खतरा नहीं है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और असल में यही इस पूरे मुद्दे की जड़ है। अच्छा। जी हाँ, लाखों सालों के अपरदन यानी हवा और पानी के कटाव ने अरावली की ऊंचाई को बहुत कम कर दिया है। एक समय था जब ये हिमालय से भी ऊंची हुआ करती थी। सच में? हाँ, लेकिन आज इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर ही रह गई है। हालांकि इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर वो अभी भी 1722 मीटर ऊंची है। तो ये सही है कि ये एक बूढ़ा और शांत पहाड़ है, लेकिन इसका महत्व इसकी ऊंचाई में नहीं है। इसका महत्व इसके होने में है। इसका होना ही उत्तर भारत के पर्यावरण को आप कह सकते हैं परिभाषित करता है। ये पत्थर का ढेर नहीं, ये एक जिंदा सांस लेता हुआ सिस्टम है। एक जिंदा सिस्टम, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी दुनिया में दिल्ली या जयपुर में बैठे किसी आम इंसान के लिए इस पहाड़ का असल में क्या मतलब है? अगर ये ना हो तो क्या वाकई कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसे ऐसे समझते हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा काम जो अरावली करती है वो है एक विशाल दीवार की तरह खड़ा होना। ये पश्चिम से आने वाले थार मरुस्थल को रोकती है। अगर अरावली की ये दीवार न होती तो आज हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान होता। अरे! और ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को भी रोकती है, जिससे हमारी सर्दियां उतनी कठोर नहीं होती। एनसीआर के फेफड़े, ये बात तो हम हमेशा सुनते हैं,
पर यह बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि मॉनसून की दिशा तय करने में भी इसका हाथ है ना? मतलब दिल्ली का मौसम कैसा होगा ये गुजरात से शुरू होने वाली एक पहाड़ी तय कर रही है। ये कनेक्शन अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। जब मॉनसून के बादल अरब सागर से आते हैं तो अरावली उन्हें रोककर पूर्व की ओर मोड़ देती है। किधर? शिमला और नैनीताल की तरफ। और इसी वजह से गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के पूरे तंत्र को पानी मिलता है। तो जब हम अपने घर में नल खोलते हैं तो उस पानी का रिश्ता कहीं ना कहीं अरावली से जुड़ा होता है। और जैसे मैंने कहा, दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये फेफड़े हैं ही, शहर के प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा सोख लेते हैं जी। और यहाँ सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, ये तो वन्य जीवों का भी एक बहुत बड़ा घर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसे 20 से ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य इसी श्रृंखला में हैं। सही बात है। मतलब तेंदुए, सियार, नीलगाय और 120 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां, ये सब दिल्ली और गुरुग्राम जैसे शहरों के बिल्कुल बगल में। जी। ये तो अपने आप में एक खजाना है। बिल्कुल। और हमें इसके जल और आर्थिक महत्व को भी नहीं भूलना चाहिए। बनास, लूनी, साहिबी जैसी नदियां यहीं से निकलती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है इसका एक्वीफर रिचार्ज सिस्टम। ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो अरावली एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। बारिश के पानी को सोखकर धीरे धीरे जमीन के नीचे भेजती है। यही पानी हमारे बोरवेल और कुओं में आता है। जब हम अरावली को काटते हैं तो हम उस स्पंज को ही नष्ट कर रहे हैं। और ऐतिहासिक रूप से भी इसका महत्व रहा है बहुत ज्यादा। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यहाँ तांबे का खनन हो रहा है। राजस्थान के जो शानदार किले हैं उनको बनाने के लिए पत्थर भी यहीं से आए। और एक मजेदार बात तो ये भी है कि जिस रायसीना हिल पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना है, हाँ, वो भी इसी अरावली श्रृंखला का सबसे आखिरी छोर है। तो ये सिर्फ पर्यावरण नहीं, ये हमारे इतिहास और हमारी पहचान का भी हिस्सा है। जी। लेकिन आज इसी पहचान को मिटाया जा गया। हाँ, और अब हम उस जांच के सबसे स्याह, सबसे काले हिस्से पर आते हैं, विनाश का खेल। और ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये इंसानों का किया हुआ एक सोचा समझा विनाश है। इसके जो आंकड़े हैं वो दिमाग सुन्न कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक कमेटी है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC। 2018 में उसने एक रिपोर्ट दी थी। उसके मुताबिक पिछले 50 सालों में राजस्थान की 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। एक मिनट, इस बात को सोचना चाहिए। हाँ, ये कोई छोटे मोटे टीले नहीं थे, ये पूरे के पूरे पहाड़ थे जो अब नक्शे पर भी नहीं है। 25% पहाड़ें हवा में घुल गई। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा और संगठित खनन माफिया काम करता है। CAG की रिपोर्ट बताती है कि 2011 से 2017 के बीच सिर्फ 6 साल में 98.87 लाख मीट्रिक टन खनिज अवैध रूप से निकाला गया। बाप रे। ये सिंडिकेट डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक पूरे पहाड़ में छेद करके उसमें विस्फोटक भर देते हैं और कुछ ही घंटों में करोड़ों साल पुराने पहाड़ को मलबे के ढेर में बदल देते हैं। और फिर उस मलबे का क्या होता है? उसे ट्रकों में भरकर अवैध रूप से निर्माण बाजार में बेच दिया जाता है। और ये कितना क्रूर और बेखौफ हो चुका है, इसका सबसे भयानक उदाहरण हमें हरियाणा के नूह में देखने को मिला। हाँ, वो DSP वाली घटना। हाँ, DSP सुरेंद्र सिंह अवैध खनन की सूचना पर छापा मारने गए थे। खनन माफिया ने उन पर डंपर चढ़ाकर दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये माफिया कितना बेखौफ और संगठित है कि वो एक पुलिस अधिकारी की हत्या करने से भी नहीं डरते। ये सिर्फ पत्थर की चोरी नहीं, ये कानून और व्यवस्था पर सीधा हमला है। बिल्कुल सही कहा। और समस्या सिर्फ अवैध खनन तक ही नहीं है। एक दूसरा बड़ा हमला हो रहा है शहरीकरण के नाम पर। फार्म हाउसेज और कॉलोनियां। जी, NCR के आसपास की अरावली जमीन पर फार्म हाउस, लग्जरी कॉलोनियां, गोल्फ कोर्स बन रहे हैं। इसके लिए हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है। और इन निर्माणों ने उन प्राकृतिक नालों और जल चैनलों को भी बंद कर दिया है जो भूजल को रिचार्ज करते थे। नतीजा ये है कि गुरुग्राम जैसे शहरों में पानी का स्तर हर साल खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लोग इसका विरोध नहीं कर रहे। मैंने पढ़ा है कि स्थानीय लोग चिपको आंदोलन से प्रेरणा लेकर पेड़ों को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। हाँ, पेड़ों को राखी बांधते हैं। हाँ, पेड़ों को राखी बांधकर अपना विरोध जताते हैं। लेकिन लगता है इन प्रतीकात्मक विरोधों का कोई असर नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि नागरिक प्रयास बहुत जरूरी है, लेकिन समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सब देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है
तो सरकारें, प्रशासन, पुलिस ये सब कर क्या रहे हैं? सही बात है। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास कानून नहीं है। 1992 का अरावली नोटिफिकेशन साफ तौर पर यहाँ खनन और गैर वन गतिविधियों पर रोक लगाता है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी तो हैं। हाँ, 2002 से लेकर 2018 तक दर्जनों बार आदेश दिए हैं। तो फिर ये सब रुक क्यों नहीं रहा? यहीं पर आकर कहानी और ज्यादा उलझ जाती है। ये सिर्फ कुछ अपराधियों की बात नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की विफलता की तरफ इशारा करता है। विफलता से भी ज्यादा ये व्यवस्था की डिजाइन में मौजूद एक बहुत बड़े विरोधाभास को दिखाता है। मतलब समस्या कानूनों में नहीं, उनके प्रवर्तन, उनके इन्फोर्समेंट में है। और इन्फोर्समेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि राज्यों के आर्थिक हित सीधे सीधे इस विनाश से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हरियाणा सरकार का उदाहरण लीजिए। कोविड महामारी के बीच जब सब बंद था, तब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपील लेकर गई कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उन्हें अरावली में खनन दोबारा शुरू करने की इजाजत दी जाए। लेकिन अगर हम सरकार के नजरिए से देखें तो ये एक मुश्किल फैसला है। एक तरफ पर्यावरण है और दूसरी तरफ हजारों नौकरियां और राज्य का विकास। क्या पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना वाकई संभव है, या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? ये एक क्लासिक तर्क है, लेकिन ये एक छूटा तर्क है। ये ऐसा है जैसे कोई कहे कि मुझे सांस लेने और खाना खाने में से एक को चुनना है। आप दोनों के बिना नहीं जी सकते। सही बात। असली विकास वो होता है जो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो। अरावली को नष्ट करके जो आर्थिक लाभ मिल रहा है वो बहुत शॉर्ट टर्म है, लेकिन उसके बदले में हम जो खो रहे हैं, हमारा पानी, हमारी साफ हवा, हमारी जैव विविधता, उसकी कीमत कहीं ज्यादा है और वो नुकसान स्थायी है। और हरियाणा सरकार पर तो ये भी आरोप लगे कि उन्होंने अरावली की परिभाषा को ही बदलने की कोशिश की। जी, गैर मुमकिन पहाड़ जैसी श्रेणियों के कानूनी दांवपेच से परिभाषा को ही कमजोर करने की कोशिश की ताकि जमीन को रियल एस्टेट के लिए खोला जा सके। और ये उस राज्य में हो रहा है जहां पहले से ही देश का सबसे कम सिर्फ 3.5% वन क्षेत्र है। बिल्कुल। और राजस्थान का मामला तो इससे भी ज्यादा सीधा है। हाँ, वहाँ तो सीधा सीधा पैसों का खेल है। सीएसी की वही रिपोर्ट जो बताती है कि 31 पहाड़ियां गायब हो गईं, वो ये भी बताती है कि राजस्थान सरकार खनन कंपनियों से हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी कमाती है। तो यहाँ एक सीधा विरोधाभास देखिए। जिस सरकार पर पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी है, वही सरकार उस पर्यावरण को नष्ट करने वाली कंपनियों से हर साल 5,000 करोड़ रुपए कमा रही है। और यहीं पर पूरी व्यवस्था की असलियत सामने आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का आर्थिक स्वास्थ्य सीधे सीधे अरावली के विनाश से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ व्यवस्था की विफलता नहीं, ये व्यवस्था का डिजाइन ही ऐसा है जहां विनाश से मुनाफा होता है। जब रक्षक ही भक्षक के साथ खड़ा हो तो आप उम्मीद किससे करेंगे? तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो तस्वीर बहुत साफ है। समस्या ना तो जानकारी की कमी की है, ना ही कानूनों की। नहीं, समस्या है राजनीतिक इच्छा शक्ति की और उस आर्थिक मॉडल की है जहां पर्यावरण को एक वस्तु समझा जाता है जिसे बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। विकास और पर्यावरण दुश्मन नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा संतुलन खोजना होगा जहां विकास पर्यावरण की कीमत पर ना हो। महात्मा गांधी ने एक बहुत गहरी बात कही थी जो आज यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। क्या? उन्होंने कहा था, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। यानी दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। अरावली का विनाश हमारी जरूरत नहीं, हमारे लालच का नतीजा है। और अंत में हम सबके लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जो पर्वत श्रृंखला करोड़ों सालों से बिना कुछ मांगे हमारी जरूरतों को पूरा करती आई है, जो हमारे लिए रेगिस्तान को रोकती है, हवा साफ करती है और नदियों को पानी देती है, तो ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के साथ एक बहुत बड़ी बेईमानी होगी।